बिहार में बीपीएससी के माध्यम से प्रस्तावित टीआरई 4 के संबंध में बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2025 को एक पत्र जारी करते हुए सभी जिला पदाधिकारी से प्राइमरी, अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी के रिक्त पदों का आरक्षण के संशोधन के अंतर्गत रिक्तियों की सूचना मांगी गई है। इससे आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं कि टीआरई 4 को लेकर के शिक्षा विभाग में हलचल चल रही है। वहीं पर 2026 में प्रस्तावित टीआरई 5 की भी प्रक्रिया इसके बाद तुरंत शुरू कर दी जाएगी। जैसे इसका रिजल्ट घोषित होगा, बीएसईबी के माध्यम से एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उसके रिजल्ट की घोषणा होने के बाद से 2026 में टीआरई 5 होना प्रस्तावित है। एक अनुमान के मुताबिक टीआरई 4 और टीआरई 5 में कुल पदों की संख्या जो है वो 1.25 लाख के आसपास हो सकती है, जिसमें से आधे पद टीआरई 4 में आएंगे और आधे पद टीआरई 5 में आएंगे, और जो रिक्तियां बच जाएंगी टीआरई 4 से उसको भी ऐड कर दिया जाएगा टीआरई 5 में। मतलब कि मोटा मोटी दोनों भर्तियों को मिलाकर के 1.25 लाख पद होने वाले हैं शिक्षा विभाग में। जब से बिहार में डोमिसाइल लागू हुआ है तब से अदर स्टेट के कैंडिडेट की सीटों में भारी कमी देखने को मिली है। ना सिर्फ फीमेल कैंडिडेट बल्कि मेल कैंडिडेट को भी कुछ हद तक इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक बार जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर पदों की संख्या टीआरई 4 और टीआरई 5 को मिलाकर के अगर 1.25 लाख होती है तो उसमें पहले की व्यवस्था और अब की व्यवस्था में कितना सीटों का नुकसान हो रहा है मेल और फीमेल कैंडिडेट को। अगर हम लोग बात करें, पहले की व्यवस्था ये थी कि 40% सीटें जो कि अनरिजर्व ओपन सीटें होती हैं, उसमें अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो टीआरई 1, 2, 3 में 50% रिजर्वेशन फीमेल को था। यानी कि टोटल अगर 40 पद अनरिजर्व वाले हैं, ये ओपन की मैं बात कर रहा हूं, अनरिजर्व की मैं बात कर रहा हूं, तो ओपन के 40 में से 50% महिलाओं को रिजर्वेशन हो जाता था। यानी कि 20 सीटें केवल महिलाओं के लिए रिजर्व हुआ करती थी, जिस पर अदर स्टेट की महिला तो फाइट करती ही करती थी, साथ ही साथ बिहार की फीमेल कैंडिडेट भी दावा करती थी। और बची हुई जो 20 सीटें हैं इस पर बिहार के बाहर के मेल कैंडिडेट जो हैं वो दावा करते थे। यानी कि टोटल 100 सीटें अगर हैं तो उसमें से 20 सीटों पर अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट दावा कर सकते थे। ठीक है, यहां तक स्थिति आपकी स्पष्ट हो गई। लेकिन डोमिसाइल नीति लागू करने के बाद से अब क्या व्यवस्था हो गई है इसको समझते हैं। डोमिसाइल नीति ये कहता है कि जो 40% अनरिजर्व की सीटें हैं उसमें से जो 50%, केवल मैं अभी प्राइमरी की बात कर रहा हूँ टीआरई 1, 2, 3 के हिसाब से, ठीक है। अब टीआरई 4 में जाकर के अगर प्राइमरी में भी इनकी महिलाओं की जो आरक्षण है अगर उसको घटा करके 35% कर दिया जाता है तो थोड़ी सी स्थिति बदल जाएगी। लेकिन पहले की जो व्यवस्था थी उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो अब जो व्यवस्था हो गई है वो ये हो गया है कि 40 जो अनरिजर्व की सीटें हैं, 40 ओपन वाली सीटें, उसमें से 50% महिलाओं का रिजर्वेशन अगर हम लोग निकाल दें तो 20 सीटें आती हैं। अब इस 20 सीटों पर केवल और केवल वो फीमेल कैंडिडेट दावा कर सकती हैं जो कि बिहार की मूल निवासी हैं। मतलब कि अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको सीधे सा इस 20 सीटों का नुकसान हुआ है, सीधे उनको 20 सीटों का नुकसान हुआ है। और ये 20 सीटों की बात नहीं है, ओवरऑल अगर आप 100% सीटों को मानते हैं तो ये समझिए कि 20% सीटों का आपको सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। वहीं पर मेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करें तो उनके लिए भी सीटों का यहां पर नुकसान हो रहा है। कैसे, इसको समझते हैं। अब ये जो 20 सीटें बची हैं फीमेल का रिजर्वेशन निकाल करके 20 सीटें जो बची हैं, इस 20 सीटों में से पहले 40% जो सीटें होंगी वो डोमिसाइल के आधार पर ऐसे कैंडिडेट से भरी जाएंगी जो कि बिहार से हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट पास होंगे। जाहिर सी बात है अदर स्टेट के कैंडिडेट ये नहीं है तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि 20 में से 60% सीटें यानी 12 सीटों पर ही अब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो दावा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि पहले अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट जो 20 सीटों पर दावा करते थे अब वो केवल 12 सीटों पर दावा कर पाएंगे। ये प्राइमरी की बात है। लेकिन व्यवस्था बदल जाएगी अगर 35% आरक्षण के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो, क्योंकि अपर प्राइमरी और टीजीटी और पीजीटी में 35% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया तो उसके हिसाब से व्यवस्था बदल जाएगी। मैं यहाँ पर 50% कंसीडर किया हूँ टीआरई 1, 2, 3 में जिस तरीके से व्यवस्था थी। ठीक है, तो देखिए मेल को कितने का नुकसान हो रहा है। टोटल अगर 100 सीट है तो पहले मेल को 20 सीटों पर मौका मिलता था, अब उनको 12 सीटों पर मौका मिल रहा है। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम लोग 100 को 100% मान लें तो 8% सीटों का सीधे तौर पर मेल कैंडिडेट को नुकसान है। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो पहले उनको 40 के 40% सीटों पर मौका मिलता था फाइट करने के लिए, और अब उनको कितने सीटों पर मौका मिलेगा, अब उनको जो मौका मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 12% सीटों पर मौका मिलेगा। कितने पर, 12% सीटों पर। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी। और अगर यहीं पर ये मैं 50% रिजर्वेशन मान करके चल रहा हूँ प्राइमरी में, और अगर इसको घटा करके 35% कर दिया जाता है तो फिर ये सीटों की संख्या बढ़ सकती है और ये 15.6
6% पर आपको मौका मिलेगा। फिर भी अगर 15.6% भी हो जाता है 35% रिजर्वेशन के हिसाब से, तो भी अगर आप देखेंगे तो बिहार के बाहर के कैंडिडेट यानी अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट को जहां पर पहले 20% सीटों पर मौका मिलता था वो घट करके अब 15.6% हो जाएगा। और जहां महिलाओं की बात करें तो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पहले जहां उनको 40% सीटों पर मौका मिलता था अब वो घट करके 15.6% सीटों पर मौका मिलेगा। यानी कि इन आंकड़ों के हिसाब से अगर आप 1.25 लाख पद के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत बड़ा कमी देखने को मिला है अदर स्टेट के मेल और फीमेल दोनों सीटों पर। नो डाउट बहुत बड़ा कमी है। और इसके बाद से सबके मन में ये सवाल है कि क्या ये जो डोमिसाइल नीति लागू की गई है क्या ये कानूनी तौर पर और संवैधानिक तौर पर सही है अथवा नहीं। इसी के बारे में इस वीडियो में पूरी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। और क्या ये मैटर अगर कोर्ट में जाता है तो कहीं पर भी टिक पाएगा या फिर बिहार राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है वो पूरी तरीके से संवैधानिक और कानूनी तौर पर ठीक है। इन सबके रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहां पर मैं डिस्क्लेमर के माध्यम से इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। ये वीडियो किसी के खिलाफ या फिर किसी के सपोर्ट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पर आधारित ये वीडियो होने वाली है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। देश की मीडिया ने हमारे दिमाग में ये बैठा दिया है कि श्री राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी मशीन बनाऊंगा कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ये मिस इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये स्टेटमेंट श्री राहुल गांधी जी का है ही नहीं, ये स्टेटमेंट श्री नरेंद्र मोदी जी का है। उन्होंने एक्चुअली ये स्टेटमेंट दिया था और उसको कोट करते हुए श्री राहुल गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मोदी जी ने ऐसा कहा है। और हमारे देश की जो मीडिया है उसने इस पार्ट को ट्रिम करके ऐसा परसेप्शन बना दिया कि ये स्टेटमेंट राहुल गांधी का है। तो इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में हमेशा अंतर ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। और ये वीडियो यही अंतर ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली में जो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की गई है वो इन्फॉर्मेशन है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन है। अब जब से ये व्यवस्था लागू की गई है बिहार में तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये पहली बार ऐसी व्यवस्था लागू हो रही है बिहार में या फिर किसी देश के किसी भी राज्य में शायद पहली बार ऐसा व्यवस्था लागू हो रहा है। लेकिन नहीं, ये सारी चीज़ें बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में आज से लगभग 26 साल पहले ही घटित हो चुकी है। 26 फरवरी 1999 को बिहार राज्य सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है, गवर्नमेंट ऑर्डर जिसे बोलते हैं, सरकारी पत्र जारी किया जाता है जिसमें राज्य के अधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी। और इसमें 20% उनको आरक्षण का लाभ दिया गया था। कितना? 20% आरक्षण का लाभ। ये आज से लगभग 26 साल पहले की बात हो रही है। जो बिहार में आज चल रहा है, उत्तर प्रदेश में 26 साल पहले हो चुका है ये व्यवस्था। 20% यहाँ पर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया था। अब ये जो रिजर्वेशन है वो 1999 में दिया गया और उसके बाद से इस रिजर्वेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव किया गया। और ये बदलाव किया गया 2007 में जाकर के, मतलब आज से लगभग 18 साल पहले। और ये व्यवस्था कर दी गई कि जो पहले 1999 वाला पत्र था उसमें संशोधन करके ये कह दिया गया कि ये जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा वो डोमिसाइल के आधार पर दिया जाएगा। यानी कि ये आरक्षण सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दिया जाएगा। अगर मैं आपके स्क्रीन पर दिखाऊं, देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट इस गवर्नमेंट ऑर्डर में ये कहा गया, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य अधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम में महिलाओं का अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य होगा। मतलब कि आज जो बिहार में हो रहा है 18 साल पहले उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसी महिलाओं के आरक्षण में जो डोमिसाइल नीति लागू किया गया उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के अभ्यर्थी चले जाते हैं कोर्ट की ऑर्डर कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ये सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में। और इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बिहार में महिलाओं को जो डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण दिया गया है क्या वो कोर्ट में कहीं टिक पाएगा। और साथ ही साथ जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आधार पर डोमिसाइल नीति लागू किया गया 40% सीटों पर, क्या उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जुड़े रहेगा, तभी इस मामले की गंभीरता को आप समझ पाएंगे। उत्तर प्रदेश में UPSSC के माध्यम से 1377 पोस्ट पर जूनियर इंजीनियर और अदर टेक्निकल पोस्ट के संबंध में 2015 में एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है। UPSSC के इस नोटिफिकेशन के क्लॉज 11 में रिजर्वेशन के बारे में बात की गई थी, जो कि SC ST और OBC को वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाता है। साथ ही साथ इसी क्लॉज में
महिलाओं को जो 20% सीटें रिजर्व की गई थी उसके बारे में भी जिक्र किया जाता है। साथ ही साथ ये जो रिजर्वेशन दिया गया था 1999 वाला जो यूपी गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है और जो कि बाद में संशोधित हो गया था 2007 में, उसके आधार पर ये रिजर्वेशन दिया गया था। साथ ही इसी नोटिफिकेशन के क्लॉज नंबर 14 के सब क्लॉज 3 में ये मेंशन किया गया कि फ्रीडम फाइटर, डिपेंडेंट और इसके अलावा डिसेबल्ड पर्सन, एक्स सर्विसमैन और वुमन, यानी कि महिलाओं को जो रिजर्वेशन होगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, वो ओरिजिन के आधार पर दिया गया था, रेजिडेंशियल ओरिजिन के आधार पर, कि जो महिलाएं या फिर जो भी ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं अगर माफ़ कीजिएगा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अगर हैं तभी वो इसका लाभ ले पाएंगे। और इसके संबंध में नोटिफिकेशन में जो बातें लिखी गई थी एग्जैक्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन और महिला अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। यानी कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में महिलाओं का रिजर्वेशन डोमिसाइल के आधार पर लागू किया गया था इस नोटिफिकेशन में। 2015 के इस नोटिफिकेशन के आधार पर परीक्षा का आयोजन होता है और इसके रिजल्ट की घोषणा जो है वो 25/5/2016 को कर दी जाती है और सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी पब्लिश कर दी जाती है। उसके बाद से डिपार्टमेंट के द्वारा इन कैंडिडेट को एज ए जेई इनको एक तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू कर दिया जाता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 2016 में जो रिजल्ट जारी किया गया था उसके 2 साल बाद 107 कैंडिडेट को उनकी नौकरी से बाहर निकाल दिया गया और ये जो रिजल्ट फिर से रिवाइज किया गया वो 2018 में जाकर के रिवाइज किया गया। मतलब कि 2016 में इनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम था, उसके बाद से इनको ज्वाइनिंग भी दे दी गई और 2 साल नौकरी करने के बाद 107 कैंडिडेट को रिवाइज रिजल्ट जारी करते हुए उनको बाहर निकाल दिया जाता है बिना किसी नोटिस के। उसके बाद से ये मामला कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में ये चैलेंज हो जाता है और उनकी ये नौकरी किस आधार पर ख़त्म की गई वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जब कमीशन को आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला गया तो कमीशन ने ये कहा कि कुछ गलती हो गई थी रिजल्ट जारी करने में, जिसमें जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है फीमेल कैंडिडेट को, उस पर मेल कैंडिडेट को गलती से इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया था। इस वजह से वो फिर से रिजल्ट को मॉडिफाई करते हैं और उसमें कुछ अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी, उसका भी कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा था। ठीक है, रिवाइज्ड रिजल्ट के बाद से 107 कैंडिडेट को बाहर निकाला गया। उसमें मेनली 2 तरीके के कैंडिडेट थे। एक तो वुमन कैंडिडेट हु ऑल्दो वर ग्रांटेड बेनिफिट ऑफ द वुमन रिजर्वेशन इन द प्रीवियसली सेलेक्टेड लिस्ट बट एज दे वर नॉट द ओरिजिन रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैव बीन डिनाइड कंसिडरेशन इन रिवाइज लिस्ट हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मीन्स सो फॉर। तो यही वाला मैटर है जो कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट जो कि पहले महिला रिजर्वेशन लेते हुए सेलेक्ट हो गई थी, बाद में जब रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया तो इन कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया गया, ये कहते हुए कि आप यूपी की ओरिजिन नहीं है, इस वजह से आपको नौकरी नहीं दी जा सकती। और दूसरे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि मेल कैंडिडेट थे जो कि फीमेल के सीट पर सेलेक्ट हो गए थे। तो इन 2 कैटेगरी के कैंडिडेट को रिवाइज रिजल्ट में बाहर निकाल दिया गया और इनकी संख्या 107 के आसपास थी। अब जब स्टेट गवर्नमेंट अपना पक्ष रख रही थी तो उसमें ये बातें निकल करके आई कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर था जिसके अंतर्गत 20% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया और वो भी केवल यूपी की महिलाओं को, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत बिल्कुल वैलिड है। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है वो जान लीजिए। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे 15(3) यहाँ पर मेंशन किया गया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि कोई भी राज्य जो है उसको रोका नहीं जाएगा अगर वो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ भी स्पेशल प्रोविज़न बनाती है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि 15(3) में तो ये पहले से मेंशन है कि महिलाओं को और बच्चों के उत्थान के लिए राज्य सरकार चाहे तो कोई कानून बना सकती है और इसी के आधार पर महिलाओं को 20% का रिजर्वेशन दिया गया, ये दावा किया गया कोर्ट में। अब कोर्ट में इस मैटर पर चर्चा हुआ कि जो आर्टिकल 15(3) है जो ये कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है, वो एक्चुअली में कोर्ट ये कहती है कि आर्टिकल 15 डील विद द एवरी काइंड ऑफ स्टेट एक्शन इन रिलेशन टू द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मतलब कि महिलाओं और बच्चों की बात की गई है तो केवल वो उस स्टेट की नहीं होगी बल्कि इस कंट्री की होगी, सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। एवरी स्पेयर ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय आर्टिकल 15(1)। यानी कि जो राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए करेगा वो
15(1) से कंट्रोल होगा। अब ये 15(1) क्या कहता है? 15(1) जो कहता है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, यानी कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जो स्टेट है वो किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन से। यानी कि 15(3) जो था जिसमें यह कहा गया कि महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए राज्य कोई कानून बना सकती है, वो कंट्रोल हो रहा है किससे? 15(1) से। और 15(1) ये कहता है कि आपको लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। कोर्ट में ये बातें निकल करके आई कि जो आर्टिकल 15(1) है और 15(3) है वो दोनों एक साथ चलेंगी, मतलब कि महिला और बच्चों के उत्थान के लिए काम किया जाएगा स्टेट के द्वारा, लेकिन किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लिंग के आधार पर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। ये क्लियर हो गया। साथ ही साथ कोर्ट में ये भी बातों पर चर्चा हुआ कि अगर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करना है तो उसके लिए पहले आपको पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन से इस तरीके का कानून बनाना होगा। देखिए ये बातें मेंशन की गई है, देखिए ध्यान से देखिएगा। देयर आर हाउएवर सर्टेन स्पेसिफिक प्रोविजन इन कनेक्शन विथ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट अंडर आर्टिकल 16। आर्टिकल 16(3) परमिट द स्टेट टू प्रिस्क्राइब और रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंट्स विद इन द स्टेट ऑफ यूनियन टेरेटरी by parliamentary legislation, while article 16(4) permit reservation of post in favor of the backward class। कहा यह गया है कि देखिए 16(3) में ये बातें मेंशन की गई हैं कि अगर कोई संसद से कानून पास हो जाता है पर्टिकुलर किसी एक राज्य के लिए जहां पर वहां के जो लोग हैं वो अभी मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए हैं, इस वजह से उनके उत्थान के लिए अगर हमें डोमिसाइल लागू करना पड़े तो हम वहां की रिक्रूटमेंट में केवल वहीं के निवासी को मौका देंगे। लेकिन ये कब होगा? जब पार्लियामेंट से इस तरीके का कानून पास होगा, मतलब कि वो राज्य पार्लियामेंट से इस तरीके का छूट मिला होना चाहिए, संसद से इस तरीके का छूट मिला होना चाहिए, उनके लिए डोमिसाइल लागू किया जा सकता है। लेकिन ऐसे एक राज्य में जहां पर यह व्यवस्था नहीं है उसको आपको आर्टिकल 15(1) और 15(3) दोनों को एक साथ लेकर के पढ़ना होगा। यानी कि महिला और बच्चों के उत्थान के लिए काम तो किया जाएगा, लेकिन किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ या फिर लिंग के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी दूसरे अभ्यर्थी से। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। साथ ही साथ आपके मन में यह सवाल आएगा कि ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी को जो रिजर्वेशन दिया था उसमें तो डोमिसाइल लागू है कि वहाँ के मूल निवासी को ही हम केवल अपने यहाँ रिजर्वेशन देंगे। देखिए ये ऐसे होता है कि यहाँ पर देखिए आर्टिकल 16(4) में बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 16(4) में बातें मेंशन की गई है जो कि संसद से पास है। बैकवर्ड क्लास को या फिर एससी को एसटी को कितना रिजर्वेशन मिलेगा या फिर उनको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, वो सब कुछ कानून बना हुआ है ना, संसद से पास है, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसमें वो डोमिसाइल नीति लागू रहेगा, ये कोर्ट ने स्पष्ट किया है। लेकिन बाकी का जो ओपन वाला सीट है उसमें जो आप हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो आप हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दे रहे हैं स्पेशली फीमेल के लिए जो लिंग के आधार पर दिया जा रहा है, उसमें आप प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते 15(3) को आधार बनाते हुए कि राज्य उत्थान कर रहा है, बल्कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ये आर्टिकल 15(1) कहता है। और अगर इस तरीके का कुछ डिस्क्रिमिनेशन चाहिए तो आपको पहले संसद से कानून पास कराना पड़ेगा कि हम अपने ही बच्चों को केवल मौका देंगे, अदर स्टेट को मौका नहीं देंगे लिंग के आधार पर। तो इसके लिए पहले संसद से कानून पास होगा, तभी ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। ये टोटल 58 पेज का कोर्ट ऑर्डर कॉपी है जिसमें माननीय कोर्ट ने 73वें नंबर पॉइंट से अपने जजमेंट को सुनाया है। अब इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी जिक्र किया गया है और कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट का भी जिक्र किया गया है, जिसको मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, उसे कोई मतलब नहीं है। माननीय कोर्ट ने क्या कहा, फाइनल डिसीजन उन्होंने क्या दिया, वो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए उन्होंने ये कहा कि जो भी यहाँ पर 107 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे, जिसमें से कुछ मेल थे जो कि गलती से फीमेल के सीट पर सेलेक्ट हो गए थे, और जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिसको रिजर्वेशन 20% में लागू कर दिया गया था अदर स्टेट की होने के बावजूद भी। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि इन्होंने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है। देखिए आप अपने स्क्रीन पर कोर्ट ने कहा कि इन्होंने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, इस वजह से इनको निष्कासित नहीं किया जा सकता, इनको निकाला नहीं जा सकता। तो कोर्ट ने कहा कि इनको मत निकालिए, और जो भी 107 कैंडिडेट हैं जो कि गलत तरीके से सेलेक्ट हो गए हैं मेल कैंडिडेट, उनको आप निकाल नहीं सकते, लेकिन उनको सीनियरिटी लेवल में उनको नीचे रखा जाए। देखिए यहाँ पर आप साफ तौर पर सच पिटिशनर हाउएवर वुड बी प्लेस्ड
एट द बॉटम ऑन द सीनियरिटी लिस्ट ड्रॉन बाय द कैंडिडेट सेलेक्टेड परसुएंट टू द एडवर्टीजमेंट नंबर दिस एंड दिस। यानी कि जो एक्चुअल कैंडिडेट सेलेक्ट होना चाहते थे, हो रहे थे मेरिट के आधार पर, उनको आप सीनियर मानिएगा और इनको सीनियरिटी लेवल में बॉटम पर रखिएगा, ये माननीय कोर्ट ने कहा था, लेकिन किसी को भी निकाला नहीं जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि महिलाओं को जो रिजर्वेशन में शामिल कर दिया गया अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को, उस पर कोर्ट ने क्या कहा। 9 जनवरी 2007 के अनुसार, लेटर के अनुसार, केवल यूपी के फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर हो सकती थी। अब कोर्ट ने ये कहा कि ये अल्ट्रा वायर्स है, किसका, आर्टिकल 16(2) का और आर्टिकल 16(3) का। यानी कि भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों के अधिकार क्षेत्र से ये परे हाईकोर्ट ने इसको पाया था कि 16(2) ये कहता है कि किसी भी आधार पर, जाति, लिंग या फिर किसी भी आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, और 16(3) ये कहता है कि अगर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करना है तो सबसे पहले संसद से कानून पास होना चाहिए। तो ना तो उत्तर प्रदेश में संसद से इस तरीके का कानून पास था कि लिंग के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे, और सीधे तौर पर ये 16(2) का वायलेशन था, जिसमें ये मेंशन किया गया कि लिंग, जाति और इन सब के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने क्या कहा, देखिए, जो ये लेटर था जिसमें महिलाओं के लिए जिक्र किया गया था, वो अल्ट्रा वायर्स है, किसका, आर्टिकल 16(2) का ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन सो फॉर एज इट रिस्ट्रिक्ट द ग्रांट ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन टू द वुमन हु आर ओरिजिनल residents of state of Uttar Pradesh. Consequently, the female petitioner who have been ousted on account of the denial of benefit of horizontal reservation to them due to the fact that they are original resident of other part of the country cannot be sustained, and the impugned action to that extent इज सेट एसाइड। यानी कि जो कंट्री के किसी अदर पार्ट में, यानी कि यूपी के बाहर अगर किसी महिला ने जन्म लिया और उसके ओरिजिनल रेजिडेंस के आधार पर इनको बाहर करना सीधे तौर पर 16(3) का वायलेशन कोर्ट ने पाया था। और इस जजमेंट को जो यूपी SSC आयोग ने जो जजमेंट रिवाइज रिजल्ट के तौर पर दिया था, उस जजमेंट को इन्होंने क्या किया, सेट एसाइड कर दिया। ऑल सच फीमेल कैंडिडेट, देखिए ध्यान से, ऑल सच फीमेल पिटिशनर would continue in employment as per original select list published, and the modified select list to that extent is directed to amendment। कहा यह गया कि जो ओरिजिनल सेलेक्ट लिस्ट से जो पब्लिश से जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं, फीमेल कैंडिडेट की बात की जा रही है, वो अपना एम्प्लॉयमेंट जारी रखेंगे, कंटिन्यू इन एम्प्लॉयमेंट। In light of the observation made in this judgment, this bunch of writ petition stand disposed of finally. There shall be, however, no order as to cost। सीधे तौर पर इसका अगर फाइनल आउटकम हम लोग बताएं तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में 16(3) के अंतर्गत किसी भी संसदीय कानून के अंतर्गत डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया जा सकता, स्पेशली लिंग के आधार पर। बिहार की बात करें, बिहार के TRE 4 TRE 5 में लिंग के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कोर्ट का ये जजमेंट है, और इसी जजमेंट के आधार पर अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो यकीन मानिए ये जो डोमिसाइल नीति लागू की गई है वो 100% हट जाएगा। देखिए, मैं अगर केवल अपनी तरफ से ये बात कहता तो शायद आपको ये मिस इन्फॉर्मेशन लगता, और मेरे पास बहुत सारे इस तरीके के कमेंट आए कि जो डोमिसाइल नीति लागू किया गया, क्या वो कोर्ट में उसमें कोई हस्तक्षेप कर सकती है या फिर कोर्ट के माध्यम से क्या कुछ हो सकता है। देखिए, जब तक मेरे पास कोई ठोस प्रूफ नहीं होगा मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में बस एक प्रूफ का अंतर होता है, और वो प्रूफ मेरे पास आ जाए जिसके आधार पर मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर इसके आधार पर आप माननीय पटना हाईकोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं तो यकीन मानिए जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया लिंग के आधार पर, और वो भी केवल बिहार की महिलाओं के डोमिसाइल के आधार पर, वो 100% हट जाएगा। और जो वहाँ पर 40% रिजर्वेशन दिया गया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आधार पर, उसका भी कोई आधार नहीं है। ओपन सीट जो है वो सभी स्टेट के लिए ओपन होता है। जो 60% सीटें हैं जिसमें 50% आपका कैटेगरी के आधार पर रिजर्वेशन है और 10% EWS के आधार पर रिजर्वेशन है, वो संसद से कानून पास है, इसके आधार पर वो वहाँ के डोमिसाइल को के आधार पर दिया जाता है। उसमें कुछ भी आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते या फिर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो संसद से कानून पास होकर के आया हुआ है और स्टेट उसको मानने के लिए बाध्य है। लेकिन अपनी स्तर से जो स्टेट 15(3) को आधार बनाते हुए ये कहती है कि हम महिलाओं के या फिर बच्चों के उत्थान के लिए ये कानून बना रहे हैं और अपने यहाँ के केवल बच्चों को ये मौका देंगे, वो 15(1) से कंट्रोल हो रहा है। 15(1) ये कहता है कि आप
किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। और माननीय कोर्ट ने ये सीधे कहा कि जब तक संसद से कोई कानून नहीं पास होगा तो आप लिंग के आधार पर या फिर इस तरीके की डोमिसाइल लागू नहीं कर सकते। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आएगा कि कुछ एक राज्य में अदर स्टेट को बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते, वो अपने यहाँ 100% डोमिसाइल लागू करके रखे हुए हैं। देखिए, अगर आप कोर्ट में सही तरीके से पक्ष रखेंगे और अगर 16(3) के अंतर्गत संसद से कानून उस राज्य के लिए पास नहीं हुआ है तो 1 मिनट भी वो मामला कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। लेकिन सही से मुद्दे को रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हड़बड़ी में केस फाइल हो जाता है और वहाँ पर मुद्दे को सही से कोर्ट में रखा ही नहीं जाता। इसकी वजह से वो मामला बहुत कमजोर हो जाता है और स्टेट के फेवर में फैसला आ जाता है। तो मुद्दे को सही से कोर्ट में रखना और प्रूफ के साथ रखना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। और जब आप प्रूफ कोर्ट के समक्ष रखते हैं, यकीन मानिए ये मुद्दा डोमिसाइल वाला कहीं पर भी टिकेगा ही नहीं, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें पहले ही हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा अंतर समझाना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में। बिहार में राजनीति के अंतर्गत ये डोमिसाइल नीति लागू किया गया है। कई बार वहाँ पर दावे किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू है, यहाँ पर बिहार के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाता है। ये मिस इन्फॉर्मेशन है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हाल ही का ये नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं आप, 12 अगस्त 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इस नोटिफिकेशन में डोमिसाइल तो छोड़िए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हैं इसमें आवेदन करने के लिए, और आप यहां पर देख करके चौंक जाएंगे। देखिए यहां पर क्या मांगा गया है, कौन कौन से एलिजिबल होंगे। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। इससे स्पष्ट हो गया कि देश के सभी राज्यों के अभ्यर्थी यहां पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो शरणार्थी हैं तिब्बती वाले, जो 1962 से पूर्व भारत में आ गए थे, तिब्बती वाले शरणार्थी को भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पर देखिए भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से इन देशों से प्रव्रजन किया हो, मतलब इस देश से वो अपनी नागरिकता खत्म करके भारत में आए हैं, तो ये भी यहाँ पर अलाउ हैं। और बिहार में ये दावा किया जाता है कि यूपी में डोमिसाइल नीति लागू है और बिहार वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा है। वो मिस इन्फॉर्मेशन है। आप उन लूप में फंस चुके हैं जो कि ओछी राजनीति के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपको मिसगाइड कर रहे हैं। वहाँ पर इस समय विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है, इसकी वजह से सस्ती राजनीति के अंतर्गत इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अन्यथा कहीं पर भी कोर्ट में ये मामला नहीं टिकेगा। TRE 1 में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो अदर स्टेट को मौका नहीं दिया गया या फिर बिहार का निवासी होना अनिवार्य है, वो कहीं पर भी नहीं टिकेगा कोर्ट में। और कोर्ट में जाने से पहले एक आध केस फाइल भी हो गया था, उससे पहले ही राज्य सरकार ने अपने फैसले को विड्रॉ कर लिया। क्यों? क्योंकि देखिए आप हड़बड़ी में ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जब आप कानूनी चीज़ों को समझेंगे, परखेंगे, तो कहीं पर भी ये मामला कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। और बिहार वाला जो मैटर है, अगर वो कोर्ट में जाता है तो वो भी मैटर कहीं पर नहीं टिक पाएगा। और जो दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू है, आपके समक्ष प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हाल ही में 2025 का नोटिफिकेशन है। इसके अलावा महिलाओं के लिए क्या जिक्र किया गया उसको भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पर आरक्षण श्रेणी और आयु सीमा में छूट के बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा। जो कार्मिक विभाग है उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत, उसके शासनादेश संख्या 39 रीट का 2019 दिनांक 26/6/2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार महिलाओं का आरक्षण अनुमन्य होगा। 20% यहाँ पर फीमेल का रिजर्वेशन है, लेकिन क्या केवल उत्तर प्रदेश की फीमेल के लिए? आगे ध्यान से पढ़िए। उत्तर प्रदेश में राज्य अधीन लोक सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिला अभ्यर्थियों, चाहे वह भारतवर्ष के किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हो, को विचार में लिया जाएगा। मतलब कि 20% महिलाओं को रिजर्वेशन है। इस 20% में यूपी के साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या फिर किसी भी देश के किसी भी राज्य की महिला हो, उसको 20% इस महिला के आरक्षण में काउंट किया जाएगा। और ये किस शासनादेश के अंतर्गत हो रहा है? ये वाले। और ये रीट 39 का जो जिक्र किया गया है, अभी जो मैंने कोर्ट ऑर्डर कॉपी आपको दिखाया उसी का जिक्र किया गया है। मैं आपको एक बार कंफर्म करा देता हूँ। देखिए, जिस रीट 39 की बात की गई थी, यही रीट 39 की बात की जा रही है, जो कि 2018 में केस फाइल किया गया था। और ये जो कोर्ट केस था, वो पिटिशनर थे श्री विपिन कुमार मौर्य, और इन्हीं के याचिका पर ये माननीय कोर्ट का जजमेंट आया हुआ था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में जो 20% महिलाओं का रिजर्वेशन है, उसमें सभी राज्य की महिला 20% का रिजर्वेशन का लाभ ले सकती हैं।
अब मैं समझता हूं कि आप समझ पाएंगे कि इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर होता है और किस तरीके से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है और कैसे उनका फायदा उठाया जाता है। और इस तरीके की चीज़ों की वजह से सिर्फ और सिर्फ भर्तियां लेट होती है और कुछ नहीं। तो आपको समझना होगा कि इंफॉर्मेशन क्या है और मिस इन्फॉर्मेशन क्या है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।